मैं वो वाहद बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती जो है ना इमरान नज़ीर और शुएब मलिक के साथ। काफी प्लेयर्स जो है वो दीन की तरफ आ चुके थे। बाबर आजम को हम लोग एज ए क्रिकेटर जो है ना वो बहुत हाई रेटेड करते क्योंकि उसने परफॉर्म किया। PSL जो है वो सेकंड हाईएस्ट ब्रांड है इस वक्त पूरी दुनिया में। पाकिस्तान है जहाँ पे जितने मर्जी आउट कर लो तो कोई बंदा सिफारिश के बगैर नहीं खिलाता। 2Ws जैसे वकार यूनिस और वसीम भाई बड़े मशहूर थे, तो मेरे भी वो रोल मॉडल थे। तो शाहिद भाई ने बॉल उधर से ही चबाना शुरू कर दिया तो स्क्रीन में आना शुरू हो गया। वालिद साहब बड़े थे जो उन्होंने कहा मेरा सामान वगैरह सारा कुछ जला दिया। मुश्किल का सामना इसलिए करना पड़ा कि आपके पास कोई बड़ी पर्ची नहीं थी। तो यहाँ पे जब वो कोच बने तो उनकी कोशिश थी कि जितने सीनियर्स हैं इनको निकाला जाए और जूनियर को लेके आए जो यस बॉस हो यस सर करते हो कि हमारे पाकिस्तान में हमारी इतनी कदर नहीं है जितनी दूसरे मुल्क में। अभी मुझे अफगानिस्तान से मुझे और इमरान फरद दोनों को अफगानिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट आया। उस पर हलफ ये हुआ था कि यूनुस खान जो है वो कप्तान अच्छे नहीं है। जो कप्तान थे इंजमाम उल हक, मैं उनको हमेशा हाई रेट इसलिए करता हूँ कि वो एज ए इंसान बहुत अच्छे और रहनुमा बहुत अच्छे थे और कप्तान बहुत अच्छे। मेरा ख्याल झूठ बोलने वाले बंदे को ज्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान। अच्छा, तो मैंने उसको मिस्टर रिकी पॉन्टिंग कह दिया। तो उसने मुझे कहा डोंट कॉल मी मिस्टर पॉन्टिंग। टॉस करने के लिए बंदा मैच रेफरी और दूसरा कप्तान ग्राउंड में, हम बाहर लड़ाई कर रहे हैं कि कप्तान कौन है, किसको भेजे टॉस के लिए। राशिद भाई बहुत अच्छे कप्तान थे। आमिर सोहेल साहब के वालिद साहब फोत हुए एक दिन पहले, दूसरे दिन यूनुस खान के वालिद साहब, तीसरे दिन मेरे। यहाँ पे मेंशन करूंगा मोहम्मद आसिफ, नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर था। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर कोई बंदा ऐसा गिल्टी है वो टीम के नजदीक भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा जो है नसीम शाह, उसने बड़ा इंप्रूव किया। तो बस मैं मुबारकबाद ही दे सकता हूँ क्योंकि बुलाया तो किसी ने भी नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो सुपर फिट था उस वक्त, तो उसको सारे फॉर्मेट में डाला जा रहा है। तो जिस दिन ये खुदा ना खासा इंजर्ड हुआ तो ये बड़ा लंबा इंजर्ड होगा। जब आपने खेला तो सबसे रंगीन मिजाज कौन था? एक ही शुएब भाई। आमिर मेरे साथ बहुत कम खेला। लेजेंड बनने के लिए, बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत दरकार है और जिसकी मिसाल मैं हमेशा शुएब अख्तर की देता हूँ, दुनिया में भी अपनी भी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है PSL का बुखार चल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि PSL हो और हम क्रिकेट की बात ना करें। और जब क्रिकेट की बात होती है तो फिर क्रिकेटर की बात होती है, और जब क्रिकेटर की बात होती है तो हम कैसे भूल सकते हैं राना नवीदुल हसन को। शेखोपुरा के गांव से निकले, पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया। इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत खेली पाकिस्तान से, उसके अलावा बहुत सारे क्लब से खेले और ऑलराउंडर, यानी लोग तो वैसे सबको पता है कि ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग में इनका ज्यादा नाम है। इन्होंने बैटिंग में भी डोमेस्टिक मैचेस में और क्लब्स के मैचेस में बहुत सारी सेंचुरीज और 50s भी बनाई हुई है। तो राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे सवाल करें और अच्छे जवाब दें। इंशाल्लाह जी, थोड़ा लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले इंशाल्लाह। तो राना साहब स्टार्ट अपना थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि क्या क्रिकेट का कोई शौक था बचपन से या इत्तफाकन आ गए, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कैसे कौमी टीम तक पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि जो हमेशा करता हूँ और जो ट्रूथ है जो उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड है सारी का वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मेरे वालिद साहब जो हैं मरहूम अल्लाह बख्शे उनको, वो एक स्पोर्ट्स टीचर थे। तो वो स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर होने के बाद बावजूद हमें खेलने से काफ़ी मना करते थे, लेकिन हमारे जितने मेरे बड़े भाई छोटे भाई थे वो सारे हॉकी के प्लेयर थे, इंक्लूडेड माई सेल्फ एज वेल। तो बस क्रिकेट का शौक ऐसे पड़ा कि आपको पता होगा कि उस वक्त 2Ws जैसे वकार यूनिस और वसीम भाई बड़े मशहूर थे। तो मेरे भी वो रोल मॉडल थे क्योंकि मैं हॉकी खेला था लेकिन मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता था। आपको पता है हर बच्चे का एक शौक होता है कि वो गली मोहल्ले से जब टेनिस बॉल या ऐसी चीज़ें खेल रहे होते हैं और फिर उनका थोड़ा सा कोई ना कोई रोल मॉडल बन जाता है। तो मेरे वो दोनों उस टाइम वो रोल मॉडल थे। तो मेरा दिल चाहता था कि हॉकी छोड़ के तो क्रिकेट खेलूँ। अच्छा। तो बस उनको देख के शौक पैदा हुआ और मुझे याद है आज तक वो मेरे पास तस्वीरें पड़ी होंगी उनकी जो ब्लैक एंड वाइट पेपर में आती थी। तो मैं उसकी कटिंग करके दीवारों पे अलमारियों पे मैंने ना उनकी तस्वीरें लगाता था। तो वहां से मुझे शौक पैदा हुआ। बेसिकली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की स्कूल लेवल से तो मैं विकेट कीपर बैट्समैन था। अच्छा। तो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि स्कूल का मैच चल रहा था बहुत ज़बरदस्त और हमें बड़ी कुट पड़ रही थी। तो मैं कीपिंग कर रहा था। मैंने उसको बोला कि यार तुम कीपिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूँ, शायद आपको जितनी पढ़नी थी ना मुझे पढ़ने। अच्छा। तो वहाँ से जब मैंने बॉलिंग की शुरू की तो मुझे अभी भी याद है, मरहूम हमारे चाचू जुगनू उनको कहते थे, तो उनका सही नाम मुझे नहीं आता लेकिन वो आज भी मुझे याद है कि वो बाहर बैठे मैच देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने क्रिकेट खेली तो ये कीपिंग और बैट जो है ना कीपिंग का शोबा बड़ा मुश्किल है, तो फास्ट बॉलिंग में मुझे तुम्हारा टैलेंट अच्छा नजर आता है, तो आप अगर फास्ट बॉलिंग शुरू कर दो तो आप फास्ट बॉलर बन सकते हो। तो मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कौन है। लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारे शेखोपुरा से और जो पंजाब की टीम बनती थी फर्स्ट क्लास की, सिंध से भी खेले हुए हैं, फास्ट बॉलर हैं बहुत अच्छे।
तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉलिंग की ज़रा तवज्जो देना शुरू की, और उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती। जैसे आपको पता है शोएब अख्तर दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, तो जब मैं उनके साथ जब खेला तो मैंने वो चीज़ें जो मैंने बचपन में की थी, हॉकी भी बड़ी टफ गेम है, बट क्रिकेट एज ए फास्ट बॉलर जब शुरू की तो बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ी और बड़ी स्ट्रगलिंग की। आपको पता हर बंदा जो है वो स्ट्रगल करके ही ऊपर आता है, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत और मेरे वाले साहब का बहुत हाथ है। क्योंकि जब मैंने क्रिकेट का, जब हॉकी का क्या है कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उन्होंने मुझे खूब मारा कि नहीं हॉकी खेलो, नहीं तो पढ़ो। अच्छा। तो उसके बावजूद फिर मुझे शौक ऐसा पैदा हुआ कि जो बच्चे टेनिस बॉल से या टेप बॉल से खेलते थे तो मैं चोरी चोरी जाके उनके साथ खेलता था। तो एज ए फास्ट बॉलर जब मैंने शुरू की तो मुझे याद है मुझे 2-3 दफ़ा बूढ़े ने बहुत ज़्यादा मारा, और जिसकी वजह से मैं डर भी गया और मेरा सर भी एक दफ़ा फट गया, गिर गया ना मैं नीचे। अच्छा। तो वाले साहब ने मुझे फिर जब देखा कि यार इसको चोट भी लग गई तो मैंने इसको मारा है, तो ज़्यादा वालिद ही होते हैं। हाँ, उन्होंने भी मुझे प्यार से बिठा के बोला कि बेटा अगर खेलनी है तो प्रॉपर खेलो, ये टेनिस बॉल जो है ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, और अपनी लाइफ जो है वो ज़ाया कर रहे हो ना, जो भी टाइम है ना आप पढ़ाई की तरफ जाओगे ना आप प्रॉपर क्रिकेट खेलो। अगर खेलनी है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने थोड़ा सा दिल में तैयार किया कि भी वाले साहब ने अगर सपोर्ट की है तो मुझे भी पूरा साथ देना चाहिए उनका, और सच्चे दिल से मेहनत करनी है। पाकिस्तान खेलूँ या ना खेलूँ लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी बन के दिखाऊँ अपने वाले साहब को। तो मैं सारा क्रेडिट जो अपने वाले साहब को देता हूँ, मरहूम को, जिन्होंने मेरे साथ मेरी ग्राउंड्स में जाके मेरे बैग भी उठाए। मतलब मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती थी, हालांकि उस वक्त इतने हालात अच्छे नहीं होते थे हमारे, लेकिन वाले साहब थे, माँ बाप आपको पता हर औलाद का ख्याल करते हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ से आज हमें एहसास होता है जब हमारी औलाद हुई है तो कहाँ से वो हमें शूज़ लेके देते थे, कहाँ से हमें बॉल्स लेके देते थे। तो बड़ा लगा उस वक्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही मैं अपने वालिदैन का जो है ना बड़ा एहसास करने वाला बच्चा था। तो मेरे शूज़ टूट भी जाते थे तो मैं सम टाइम नहीं कहता था उनको कि जब तक गुजारे चलते कहाँ से ला के देंगे। तो लेकिन ये कि जब मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला 1994 में न्यूजीलैंड का टूर हमने किया, तो मुझे याद है मुझे 1 लाख या 90,000 कुछ मिला वहाँ से। तो मैंने जब बड़ी अमाउंट थी, बड़े पैसे थे उस वक्त, बहुत पैसे थे। तो जब वो टूर करके वापस आया तो मैंने अपने वाले साहब को जो वो पैसे दिए, तो पहले तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम वॉक करके इतनी दूर जाते हो खेलने, 8 से 10 किलोमीटर का फासला क्या है, तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल ला देता हूँ। तो मैंने कहा अबू नहीं, मेरी आदत ख़राब हो जाएगी, मैं वॉक करके जाता हूँ या रनिंग करके जाता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, स्टैमिना बन जाता है। अगर मैं अभी कुछ भी नहीं खेला तो मैंने आगे खेलना है इंशाल्लाह, और अगर आप मुझे अभी भी सॉफ्टनेस या सॉफ्ट कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे वाले साहब ने बिल्कुल मुझे अप्रिशिएट किया, बल्कि लेके दिया मोटरसाइकिल, लेकिन मैंने वापस कर दिया उनको 2-3 दिन के बाद। अच्छा। क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से आदत पड़ गई थी। तो यहाँ से बचपन से आपने कोई 3-4 साल का गैप भी लिया था? बिल्कुल, जब मैंने 94 में जब अंडर 19 खेला, न्यूजीलैंड का टूर किया ना यूथ टीम के साथ, उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे आई तो आई वॉज कैप्टन अंडर 19 का, पाकिस्तान अंडर 19 में कैप्टन था, और मैंने जो वनडे फॉर्मेट में भी मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया और 3 डे में भी। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन सियासी बिना पे हमारे, आपको पता है कि जैसे एसोसिएशंस के मैं नाम नहीं लूँगा, उस वक्त जो भी थे करता धरता, उनको ये पसंद नहीं था कि एक बंदा अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर अंदर ही सब कुछ खेल गया। तो आपको पता है हर चीज़ें जो चलती हैं, तो उन्होंने बड़ी मुखालफत की। जब हालांकि अगले 3 महीने के बाद वेस्ट इंडीज़ टीम जा रही थी, तो उन्होंने, क्योंकि वो गवर्नर बॉडी के हिस्सा थे, तो उन्होंने मेरा नाम ही रिकमेंड नहीं किया। तो फिर 3-4 साल फिर मेरे वाले साहब ने मुझे, जब उस वक्त हयात थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यहाँ पे जो है ना मेहनत का सिला नहीं मिलता, और यहाँ पे जितने भी अब तो ये बात पुरानी हो चुकी है, तो अगर आप नाम लेना चाहें नहीं, नाम मैं क्या लूँगा, वो भी बेचारे फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे उस्तादों की बजाय मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूँ, तो इसलिए भी नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। अब जो हो गया, जो मेरी किस्मत में था, वो मुझे सब कुछ मिल गया, किसी ने रोक नहीं सकता किसी को। तो उस वक्त 4 साल फिर मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि छोड़ दो सब कुछ और दोबारा अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। पाकिस्तान है जहाँ पे जितने मर्जी आउट कर लो, तो कोई बंदा सिफारिश के बगैर नहीं खिलाता। तो फिर मैंने वाले साहब बड़े थे, जो उन्होंने कहा मेरा सामान वगैरह सारा कुछ जला दिया, और क्रिकेट से बिल्कुल 4 साल में ये मसला हो गया। हालांकि उस वक्त आप कैप्टन था, और भी किया आपने, सारा कुछ खेला, बिल्कुल सीरीज भी रहे, बिल्कुल। और 96 में मैं पाकिस्तान
टीम में भी सिलेक्ट हुआ और इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खेला था। इंग्लैंड अच्छा। आई हुई थी 96 में मुल्तान में, मुझे अभी याद है, मेरा और मोहम्मद जाहिद का इकट्ठा डेब्यू हुआ था ए टीम में। अच्छा। तो उसके बाद परफॉर्मेंस भी हुई लेकिन कंसीडर नहीं किया गया कहीं भी। फिर दोबारा तो जब फिर- आप टीम में आए उस वक्त आपको किसने सपोर्ट किया? उस वक्त मेरे दोस्त थे नवीद अख्तर खान, उनका नाम भी नवीद है, वो मेरे दोस्त हैं, जहाँ मैंने आज अकेडमी क्रिकेट अकेडमी बनाई हुई 9-10 साल से, वो भी उन्हीं की जगह है। उन्होंने मुझे प्रोवाइड की और उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया उस वक्त, क्योंकि मैं उनकी क्लब से भी खेलता था। उस वक्त फ्राइडे की छुट्टी होती थी और एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मैं जॉब भी करता था। जी, जी। और क्रिकेट छोड़ने के बाद जब मैंने अंडर मैट्रिक था, मैंने मैट्रिक भी नहीं किया क्योंकि ए टीम का टूर अच्छा, था, तो मैं जी, जी। पेपर नहीं दे सका। फिर क्रिकेट की तरफ जो रही, लेकिन जब मैंने 4 साल क्रिकेट छोड़ी, उसके बाद जब वापस नवीद अख्तर खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे, और उसने थोड़ा सपोर्ट किया। आपको याद होगा कि शफकत नगमी साहब हमारे एक पीसीबी में आए हुए थे, वो उनके सगे मामू हैं। अच्छा। तो उस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी थे और शेखुपुरा में हमारे डीसी भी थे, ठीक है, उससे पहले पीसीबी से पहले। ठीक है। तो उनको मैं अक्सर, वो नेट लगाते थे स्टेडियम में, तो उनको बॉलिंग करने जाता था, तो उनको मैं तेज बॉलिंग करता था, तो वो कहते यार ये बच्चा तो खेल सकता है, तो ये क्यों नहीं खेलता आगे। तो फिर उधर नवीद खान ने, जो उनके थे मेरे दोस्त, उन्होंने फिर बात की मामू के ये बच्चा बहुत अच्छा मेरे साथ मेरे पास खेलता है, तो इसके साथ ज्यादती हो रही, इसको कोई कंसीडर नहीं करता। तो मुझे याद है कि वो उस वक्त मैंने ट्रायल दिए, ये 98-99 की बात है। तो हमारी टीम उस वक्त ग्रेड 2 खेली थी, लाहौर डिवीजन आपको याद होगा, LDCA टीम बनी थी। तो वहाँ से फिर जब मैंने ट्रायल दिए 4 साल के बाद, तो वही मैनेजमेंट थी, वही थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनकी शफकत नगमी साहब और नवीद की काविश की वजह से मुझे वहाँ से फिर ट्रायलों में पार्टिसिपेट करने दिया और मैं बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की। जब आप रिजल्ट दें तो फिर अगलों के जी बिल्कुल, फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। हाँ। उसके बाद ग्रेड 2 हुआ, उसमें मैंने फिर पूरे पाकिस्तान में टॉप कर दिया। मैंने 7 के 8 मैचों में 77 आउट कर दिए, माशाल्लाह। क्योंकि मैं 4 साल के बाद खेल रहा था, तो मैं भी सोच रहा था कि मेरा इतना स्टेमिना नहीं होगा कि इतने लंबे स्पेल करना 3 डे मैचेस में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मेहनत की हुई थी वो काम आ गई और मैंने वो टॉप आउट किए, तो मेरा फिर पाकिस्तान में कैंप में नाम आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बार बार यही जो है स्टोरी वो सबको बताता हूँ। तो जितने भी प्लेयर्स मुझे देख रहे हों या सुन रहे हों, तो उनके लिए एक मोटिवेशन है ये, यानी कि आप कभी गिव अप ना करें। मुश्किल का सामना इसलिए करना पड़ा कि आपके पास कोई बड़ी पर्ची नहीं थी। बिल्कुल सही कह सकते बारिश नहीं थी, इसलिए आप इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जब हम न्यूजीलैंड के टूर पे गए तो मैंने पूरे पाकिस्तान में बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड हासिल किया था और मैं सिलेक्ट हुआ न्यूजीलैंड के टूर के लिए। अच्छा। जब ट्रायल्स हुए तो ट्रायल्स में 3 दिन मुझे उन्होंने ना बॉलिंग करवाई ना बैटिंग करवाई। फिर मेरे वालिद साहब आए, देखा बेटा आपको मैंने कहा कि किसी को कहने के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं होता, आपने जितने मर्जी आउट किए जो मर्जी हो। मुझे याद है उस वक्त हमारे चीफ सेलेक्टर थे, अल्लाह भला करे उनका, मुझे अभी नाम याद आ जाएगा, उनके पास फिर अब्बू मेरे वालिद साहब मुझे लेके गए उनके घर कि जी मेरे बच्चे का क्या कसूर, इसने पूरे पाकिस्तान में अंडर-19 में टॉप किया है डिवीजन 1 में, तो इसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, कैंप लगा हुआ है और आपके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो इसको 3 दिन हो गए मेरे बच्चे को ना बॉलिंग दी गई है ना बैटिंग। तो फिर उन्होंने आके खुद, जिस दिन फाइनल सिलेक्शन थी, ये अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला, तो वो खुद आके जब उन्होंने देखा, तो मुझे जब सबसे पहले पैड करवाए, मोहम्मद जाहिद, अजहर महमूद, ये सारे बॉलर उस टाइम लगे हुए थे, तो मैंने बहुत अच्छा खेला। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप बॉलिंग करके दिखाओ। तो फिर जब मैंने बॉलिंग की, बॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, तो तब मैं सिलेक्ट हुआ। तब मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए कि शुक्र है कि देखिए बेटा मैंने आपको कहा था, किसी ने आपको, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, तो आप किसी के पास जाएंगे तो कुछ बनेगा। तो वो पर्ची नहीं कह सकते आप उनको उस वक्त, जो मैं ये समझेंगे जी मैं उनके पास चला गया था, तो पर्ची तो, क्योंकि मैंने टॉप आउट किया, तो पर्ची नहीं थी, आप डायरेक्ट गए ना अपनी कंप्लेन लेके। बिल्कुल, अदरवाइज आपको पूछना भी नहीं था उन्होंने कि कौन राना नवीद किसने आउट किए, वो घर जाए। तो अल्लाह का शुक्र जब मैं न्यूजीलैंड टूर से वापस आया तो मुझे वहाँ पे भी 1 या 2 मैचेस खिलाए गए, पूरे मैचेस नहीं खिलाए, फिर भी मैंने अच्छी परफॉर्म की। जब मैं वापस आया तो खालिद अबैदुल्ला हमारे कोच थे, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में डबल सेंचुरी गालबन की हुई है, बड़े मशहूर थे, तो वो न्यूजीलैंड में ही सेटल्ड थे। तो जब हम टूर पे गए तो उन्होंने फिर बाद में रिपोर्ट लिख के दी कि ये राना नवीद बच्चा जो है ना मुझसे मिस चेक हुआ है, इसको मैं चेक नहीं कर सका, लेकिन इसमें टैलेंट है, अगर आप इसको प्रॉपर मौका दें तो ये पाकिस्तान के लिए एक दिन खेल सकता है। तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि कोच जो हमारा था वहाँ पे उसने रिकमेंड किया, उसकी रिकमेंडेशन पे मुझे जब पाकिस्तान वापस आया तो मुझे पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान बिला किसी ट्रायल के, किसी टूर्नामेंट के उन्होंने 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया। तो विच इज़ मेरे लिए वो इतना खुशी का लम्हा था और मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी कि मैं कुछ भी नहीं खेला वहाँ पे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमारे कोच ने। अच्छा, जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं
तो जाहिर बात है कुछ मुश्किलात का तो आपको सामना करना पड़ता है, इस तरह की होती है। लेकिन ये होता है जब आप आ जाते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली हम देखते हैं एक लंबा टाइम निकलता है अक्सर क्रिकेटर्स का। आपका जो रेगुलर खेलने का टाइम था वो कुछ 6-7 साल, जब आप रेगुलर खेले, फिर 2010 में आके ये सब खत्म हो गया, तो क्या ये खत्म हो गया या खत्म करवाया गया? देखिए, जो 4 साल ज़ाया हुए, डेफिनेटली वो तो करवाया गया खत्म। उसके बाद जब मैं वापस आया, फिर इन आउट करता था, बाहर कर देते थे अगली सीरीज में, फिर मैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, फिर परफॉर्म करता था, फिर वापस आ जाता था। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा हमारे जो कप्तान थे इंजमाम उल हक, मैं उनको हमेशा हाई रेट इसलिए करता हूँ कि वो एज ए इंसान बहुत अच्छे और रहनुमा बहुत अच्छे थे और कप्तान बहुत अच्छे थे। जब मैं खेला, आपको पता है कि कंपटीशन बहुत था, अजहर महमूद उस वक्त टीम में खेले थे, रज़ाक खेले थे, जो कि बहुत अच्छे अपने टाइम के ऑलराउंडर थे। तो उनको कम्पीट करना या उनकी जगह आना किसी के लिए ख्वाब होता था, मुश्किल होता था। समी था, मोहम्मद समी थे, शबीर अहमद थे, शोएब अख्तर थे, और काफ़ी बॉलर थे जो लाइन में थे। तो उनको कम्पीट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 3-4 साल 5 साल के बाद जब आप दोबारा कम बैक करते हैं किसी भी शोबे में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, किसी में भी, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल एक टाइम होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 साल 3 साल डोमेस्टिक में टॉप किया, तो मैं कैंप में भी आता रहा, फिर एक सीरीज़ खेला भी। आपको याद होगा 2002-3 में चेरी ब्लॉसम कप होता शारजा में, वो हम लोग जीत के आए थे राशिद भाई की कप्तानी में। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जब वापस आया मुझे ड्रॉप कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताई, तो बस उन्होंने कहा जो आपको ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने फर्स्ट क्लास में आउट किया, तो फिर मैं वापस टीम में गया। फिर हम लोगों ने हॉलैंड का टूर किया, वहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया और नेदरलैंड की। तो वहाँ पे भी मुझे मौका नहीं मिला। फिर आईसीसी ट्रॉफी जब इंग्लैंड में हुई, तो किस्मत ने भी साथ दिया, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंजमाम भाई का बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि यार ये बच्चा 3-4 साल से टीम के साथ और ये रेगुलर नहीं खेल रहा, हालांकि ये बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया और नया बॉल करवाना शुरू किया। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में भी शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी जब इंजर्ड हुए, तो सारा बर्डन मुझ पर आया। तो मैंने उसको चैलेंज लिया, और चैलेंज हमेशा वही लोग लेते हैं जो तगड़े होते हैं और दिमाग में होता है कि मैंने जमाम भाई ने आपको फुल सपोर्ट बहुत किया, सपोर्ट किया। मैं रेगुलर जो कुछ भी मैं उनकी वजह से हूँ, वरना मुझे जैसे वो एक सीरीज खिला के परफॉर्म भी करता था, बाहर निकाल देते थे। तो जब से वो आए तो मैं बाहर ही नहीं हुआ, और अल्लाह का शुक्र परफॉर्मेंस भी की पाकिस्तान के लिए। और हमारी उस वक्त टीम जो है वो टॉप 3 में रैंकिंग में, हम लोग टेस्ट में भी और वनडे में भी थे। आपको पता है उस वक्त टीम बहुत जबरदस्त थी। लाने में तो आपको इंजमाम भाई ने किरदार अदा किया, जाने में किसने किरदार अदा किया? जाने में ये देखिए, आप नाम पहले बहुत सारे, हाँ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जितने भी हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ हैं, रज़ाक है, माई सेल्फ, और भी राव इफ्तिखार अंजुम, और भी काफ़ी नाम हैं जिनका और आप ये जो नाम जिनका कैरियर क्लास के, बिल्कुल, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया हुआ। और इसमें मैं समझता हूँ कि वकार यूनुस साहब हमारे जो जितने भी, हम उनको अपना रोल मॉडल बहुत लोग जब वो कोचिंग में आए, कैरियर उन्होंने बिल्कुल, वो क्योंकि कोचिंग में जब आए ना, तो कोचिंग एक डिफरेंट शोबा है, और आप जब प्रैक्टिकली खेल रहे हो तो वो चीज़ और होती है। तो हम लोग, हमारा कल्चर वैसा नहीं है जो बाहर के मुल्कों में पाया जाता है कि हर प्लेयर की रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जब वो कोच बने तो उनकी कोशिश थी कि जितने सीनियर्स हैं इनको निकाला जाए और जूनियर को लेके आए जो यस बॉस हो, यस सर करते हो। और हमेशा आपने भी सुना होगा जितने भी क्रिकेटर्स का मैंने नाम लिया, वो टीवी पे आके उनका नाम लेते हैं। सब और भी बहुत सारे हैं, और मेरा ख्याल है उनका भी हाथ है। बाकी अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अपना क्या सिलसिला शुरू किया? एक तो आप एकेडमी तो कर रहे हैं, उसके बाद मैंने अपने शहर में ही राना नवीद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई, ताकि मैं जिस शहर से ऊपर आया उसको कोई फ़ायदा दे सकूं। और माशाल्लाह आपके एकेडमी के बच्चे ने भी रिसेंटली खेला। बिल्कुल। इससे पहले हमारा इरफान जूनियर जो लाहौर के अंदर से भी खेला, कराची उधर से भी खेले, और आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। पाकिस्तान ये भी खेला हुआ है, वो पाकिस्तान जूनियर भी खेला हुआ है। तो उसके बाद अभी रिसेंटली अली रज़ा बच्चा है हमारा, एक एकेडमी से फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया, वो जो पाकिस्तान अंडर-19 बांग्लादेश क्लब भी खेला और PSL जूनियर भी खेला है। तो अल्लाह का शुक्र है और बच्चे हैं जो लाइन अप में हैं, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि जो मैं पाकिस्तान ने मुझे या मेरे शहर ने मुझे इज्जत दी है, तो मैं कुछ ना कुछ उनको वापस कर सकूं। अच्छा, ये तो बात हो गई ना मुल्क कौम के बच्चों की। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे जी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं और 2 बेटे। अच्छा, माशाल्लाह। और क्या क्या एजेस हैं? बड़ी बेटी जो है वो 23 ईयर्स ओल्ड है, उनकी फाइनल ईयर में है, उसका वो MBBS कर रही है, फाइनल ईयर उसका। उससे छोटी जो है वो BNU में यूनिवर्सिटी में, वो भी यूनिवर्सिटी में है, और उससे 2
जो छोटी हैं वो दोनों चारों माशाल्लाह लाहौर में पढ़ रही हैं। माशाल्लाह। हम लोग अभी शेखुपुरा में ही हैं। और बेटे जी बड़ा वाला जो है वो 13 से 14 साल का है। अच्छा, यानी बेटा छोटा है। अच्छा। और उसको क्रिकेट का शौक तो है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं मैं करूँगा, जो जिस तरफ वो जाना चाहे, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जिस तरफ उसका लगाव ज़्यादा हो तो उसको उस तरफ दे, ताकि वो अपनी कंफर्टेबल जोन में रहे। तो छोटा जो है वो फुटबॉल का शौकीन है। तो बस ऐसे ही। अच्छा नवीद भाई, हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि आप कोई भी बंदा पाकिस्तान में जितना भी अच्छा काम कर ले, उसको एक्नॉलेज पाकिस्तान से ज्यादा दूसरे मुल्कों वाले करते हैं। ये हमारे यहाँ ये रिवायत है। आप देख लें, जो भी बड़े बड़े नाम है जिनको पाकिस्तान में बोर्ड कंसीडर ही नहीं करता है, दूसरे मुल्क कहते हैं, अफगानिस्तान कहता है, और मुल्क कहते हैं भाई आप हमारे पास आए, आप हमें टाइम दें। अभी रिसेंटली आपका भी माशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ, तो आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और आपके साथ और कौन है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे फायदा क्यों नहीं उठाता? यानी अक्रॉस द बॉर्डर लोगों को समझ आ जाती है। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान की हमेशा बदकिस्मती ये रही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो आई थिंक कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो स्पोर्ट्स में। जी बिल्कुल। तो हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है कि अगर आप 5 साल आगे जाते, कोई गवर्नमेंट आगे लेके जाती क्रिकेट को या मुल्क को, तो कोई नया बंदा तो वो 5 साल पीछे ले जाता है। तो हम लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि तरक्की नहीं कर रहा पाकिस्तान, आगे नहीं जा रहा। आगे कैसे जाएगा जब आप एक काम चल रहा होता है तो नया बंदा आकर उसको ख़त्म करके अपने तरीके से वो करना शुरू करता है। वो हम लोग आगे जाने की बजाय पीछे जाते हैं। रिसेंटली में लास्ट ईयर मैं PCB में था एज ए कोच। मैंने काम किया 1 साल, फिर अपनी थोड़ी निजी मसरूफियात की वजह से मैं अपनी अकेडमी को टाइम नहीं दे पा रहा था उस वजह से, और वो भी तो उस वजह से मैंने फिर इस साल नहीं की। और अभी जो नया सेटअप आया उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे हमारे जितने भी कलीग थे वो कर रहे हैं, तो मुझे इन्होंने कहीं कंसीडर नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात अभी मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारे पाकिस्तान में हमारी इतनी कदर नहीं जितनी दूसरे मुल्क में। जैसे अभी इंडिया में या बांग्लादेश या कहीं भी श्रीलंका या अफगानिस्तान चले जाएं तो हमारे वहाँ पे लोग जो है वो बड़े प्यार करते हैं। हमारे मुल्क में भी, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हाँ हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़रा ये होता है कि यस सर, और जो जाएगा वहाँ पे उसको जॉब मिलेगी, जो जाके सलाम करेगा और उनको सर करेगा तो उनको मेरे ख्याल ज़्यादा जॉब मिलती है। और दूसरा मेरा ख्याल झूठ बोलने वाले बंदे को ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान। अच्छा। और ईमानदार आदमी को आपको पता है यहाँ पे उसकी ज़िंदगी नहीं है। यानी झूठ से मुराद उसमें खुशामद भी मतलब खुशामद आ जाती है कि आप किसी को बुरा भला बोल दें तो आप सीट पे आ जाएं, और ये आसानी है। तो बाकी अभी मुझे अफगानिस्तान से, मुझे और इमरान फरद दोनों को अफगानिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट आया। इंशाल्लाह 1 साल का हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। वो एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट मुझे हायर किया है उन्होंने, और इमरान फरद को एज ए बैटिंग, उनका जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा हमें। और थोड़ा बिल्कुल बचपन का दोस्त है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे हैं, तो बचपन से। और ये क्रेडिट मैं इमरान फरद को ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं भी कभी इंटरनेशनली असाइनमेंट मुझे मिलेगा। तो उनको इमरान ने रिकमेंड किया कि राना भाई अवेलेबल हैं, तो अब मेरे से पूछे बगैर उनको कह दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी अगर बात करके देगा, तो फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि वो ये देखे ना, क्योंकि हम लोग इकट्ठे क्रिकेट खेले हुए, तो उनको एहसास है कि यार ये बंदा काम करने वाला, ये काम कर रहा है ऑलरेडी, तो अगर इसका रिकमेंड करें तो अल्लाह करे। असल में उनके फादर का भी यही मिजाज था, फरद साहब। जी बिल्कुल, फरद साहब काम आने वाला और बड़े खुश मिजाज। हमारे मोहल्ले के अंदर, यानी हम बच्चे होते थे, आप अंदाजा लगाना कि इमरान भी मुझसे बड़ा है, तो अंकल फरद जो थे वो हमें ऐसा लगता था हमारे दोस्त हैं। ऐसे ही जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो इमरान हमारे साथ थे, इमरान फरद हमारे साथ ही खेलता था। तो जब फरद साहब आते थे हमें भी ऐसे ही लग रहा होता था जैसे हमारे वालिद साहब आए, क्योंकि वो इमरान को सपोर्ट करने नहीं आते थे खाली, वो हमें भी आके गाइड करते थे, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्समैन थे और बड़े शानदार इंसान थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था। हमें बहुत हम्बल और बड़े काबिल इंसान थे, और हमेशा जिसके पास भी बैठे उन्होंने उनकी तारीफ की, क्योंकि वो खुद अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नवीद भाई, 2010 का टूर जो था ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद वो काफी मशहूर है कि बड़ी ग्रुप बंदी थी और कोई हलफ लिया गया, तो उसमें कितनी रियलिटी है आपको खुद? बिल्कुल, मैं उसमें आपको जिक्र करता हूँ। ये आपके सामने बिल्डिंग है सर्विसेज की, आपको याद? जी बिल्कुल, ये ठीक है ना। उस वक्त एजाज भट्ट साहब थे हमारे चेयरमैन। जी। तो मैं आई वाज प्लेइंग इन बिग बैश, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पे टेस्ट मैच खेल रही थी। तो रज़ाक भाई को इन्होंने वनडे और T20 के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन रज़ाक भाई जब NCA प्रैक्टिस कर रहे थे उनको हाथ पे बॉल लग गया। तो मैं वहीं पे था, तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया कि आप पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें और वनडे और T20 आप खेलेंगे, क्योंकि मैं टीम के साथ नहीं था। जी। तो जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं हॉबर्ट में खेल रहा था, तो इनका हॉबर्ट में आखिरी टेस्ट मैच चल रहा था, तो मैंने वहीं पे इनको ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद हम लोग मेलबर्न चले गए थे।
तो जब मैंने टीम का माहौल देखा तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी हार गए हुए थे। तो वहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ग्रुप बंदी थी, 3 से 4 ग्रुप बने हुए थे, जो हर बंदा चाह रहा था कि मैं कप्तान बनूं, वो कह रहा था मैं बनूं, 4 उसके साथ, 3 उसके साथ। वो मुझे ऐसा अजीब सा लगा, क्योंकि आप गोरा कल्चर में खेल के एकदम जब आप अपने कल्चर में आते हो तो आपको जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि मैंने रिकी पॉन्टिंग के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, उनका जॉर्ज बेली था मेरे साथ खेल रहा था, टिम पेन खेल रहा था, बड़ी तगड़ी टीम थी। जी। बेन हेल्फनिस फास्ट बॉलर, वो भी खेल रहा था। तो मैं मतलब ऐसे चेयर उनके साथ लगा के जैसे आपके साथ कंफर्टेबल बैठा हूँ, तो मैं उनके साथ ऐसे बैठता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में शेयर करते हैं तो आपकी जरूरत नहीं है कोई जूनियर बंदा सीनियर के साथ बैठ सके या उनसे बात भी कर सके खुल के। इतना डरा के रखा हुआ था लोगों को कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, आपके मुंह से ऐसी बात ना निकल आए जिससे किसी की दिल आजारी हो तो आपको टीम से निकाल देंगे, ऐसे ऐसे डराते थे लोग। तो जब मैंने परफॉर्मेंस कोई मयार परफॉर्मेंस तो तब होगी ना जब आप मुझे कंफर्टेबल करेंगे ना, मैं आपको कंफर्टेबल करूंगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस मयार नहीं है, मयार ये है कि आपने अगले को खुश रखा है कि नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ही था। और फिर मैंने ना, जब मुझे याद है कि मैं रिकी पॉन्टिंग के साथ जब मैंने शेयर किया तो दूसरा मैच वो खेलने आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जिस बंदे के साथ ऑपोजिशन में हम लोग बॉलिंग करते थे और अब्यूजिंग भी होती थी, एक दूसरे से झगड़ा भी करना, उठ करके बाउंसर मार के जो भी था, तो आज वो मेरे साथ खेल रहा है तो क्या कैसा बंदा होगा, मैं सोच रहा था। तो जो मेरे साथ वाली सीट पे बिल्कुल उसका किट बैग पड़ा होता, पीछे नाम लिखा होता है ना, हमारे जितने भी कबर्ड बने होते हैं नाम लिखे होते हैं, सीट का नंबर लिखे होते, शर्ट नंबर लिखे होते, तो मेरे साथ ही उसका वो आ गया। तो मैंने उसको, जैसे हम लोग बड़े ना, जैसे इंजमाम भाई कहते हैं, अब वकार भाई बड़े एहतराम से बुलाते एज ए मुस्लिम, तो मैंने उसको मिस्टर रिकी पॉन्टिंग कह दिया। तो उसने मुझे कहा डोंट कॉल मी मिस्टर पॉन्टिंग, यू कॉल मी पॉन्ट या पॉन्टी। मैंने कहा वाई? कहता नो, हम लोग इक्वल हैं, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप भी हीरो अपने मुल्क के, हम भी हैं इस वक्त इस ड्रेसिंग रूम में, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सो प्लीज कॉल मी पॉन्टी। तो मुझे ये बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। लेकिन एज ए मुस्लिम हमें तो बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा बोला जाता है, हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया, हमारा कल्चर भी यही सिखाता है। तो समटाइम हमारी आदत होती है ना कि बड़ा खड़ा हुआ तो हम कुर्सी दे देते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने 1-2 दफा उसके आगे चेयर की कि प्लीज सिट डाउन, आप खड़े क्यों हो, तो वो उसका भी माइंड करता था कि अगर मैंने लेनी होगी, बैठना होगा, मैं खुद बैठ जाऊँ, टेक माई सेल्फ, मैं खुद ही ले लूंगा ना, तो अपना इस तरह करें। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे आ गया कि यार नहीं, ये तो ये ठीक है। जब आप इधर आए तो फिर वही था, इधर आकर जब अच्छा, तो क्या ये बात ठीक है, वो हलफ वगैरह लिया गया था कोई ऐसा कुरान? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ से बात कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे जब हम आए वापस तो इन्होंने हमसे कहा कि उसके ऊपर हमसे बात करेंगे कि हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है क्यों आ रहे, सबसे अपनी अपनी ओपिनियन ली गई 7 से 8 प्लेयर्स के। उसमें आपको पता ही कौन कौन थे, बजाय नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, 8 बंदे थे हम लोग, 8 से 9। उसमें 2 सीनियर प्लेयर थे ऐसे थे जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान के मेन प्लेयर थे उस वक्त। अगर कोई भी जूनियर प्लेयर होगा तो वो उनके कहना मानेगा। उस पर हलफ ये हुआ था कि यूनुस खान जो हैं वो कप्तान अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो इस लिहाज से कि वो सीनियर को साथ लेके नहीं चलते। तो हमारा मोटिव या हमारा मतलब मकसद ये है उसको हटाना नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात करनी है या पाकिस्तान टीम के मैनेजर से हम बात करेंगे कि जी इसको के अपना बिहेवियर हमारे साथ अच्छा रखे, ठीक है, नहीं तो इसको कप्तानी से हटा दें, किसी और को बना दें, हम इसकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे, ये हलफ लिया गया। अच्छा, आप भी उसमें शामिल? मैं था, मुझे भी उन्होंने शामिल किया। जब हम पाकिस्तान वापस आए तो जब भट्ट साहब ने वो इंक्वायरी की तो मैं यूनुस से पूछा गया, मलिक से पूछा गया, कामी से पूछा गया, सईद अजमल से पूछा गया, यूसुफ से पूछा गया, शाहिद अफरीदी से पूछा गया, इन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है। जब मेरी बारी आई तो इन्होंने कहा जी बाहर किसी को नहीं, आपने बाहर जाके किसी को नहीं बताना कि क्या बात हो रही है। ठीक है। तो वो क्या हो रहा था कि हम आपसे बात कर रहा हूँ तो वो कैमरे लगे हुए हैं, वो रिकॉर्डेड हो रहा है और बाहर वो टिकर चल रहे हैं सारे चैनल्स पे। अच्छा। यूनुस खान ने ये कहा है, राना ये कह रहा है, तो हमें ये कहा गया। उसमें मैंने ये कहा कि आई वॉज प्लेइंग 3 ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, बिग बैश, 3rd ईयर था मेरा। मैंने वहाँ पे ये सारी जो बातें मैंने आपसे की हैं तो मैंने वहाँ पे शेयर किया उनके साथ ड्रेसिंग रूम, मतलब वहाँ पे कोई छोटे बड़े का फ़र्क नहीं रखते। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वहाँ गए थे, हमारा नाम था और हमारा माहौल ऐसा था जैसे मोहल्ले की टीम आई हुई है।
टॉस करने के लिए बंदा मैच रेफरी और दूसरा कप्तान ग्राउंड में, हम बाहर लड़ाई कर रहे हैं कि कप्तान कौन है, किसको भेजे टॉस के लिए। अच्छा, ये माहौल था वहाँ पे। सिडनी पर्थ में मैच आपको याद होगा जिसमें यूसुफ कप्तान था, जी। लेकिन फिर शाहिद अफरीदी को भेजा गया टॉस करने के लिए, आपको याद होगा। तो वो चीजें सारी चली, तो मैंने सच बोला, जो मैंने देखा मैंने तो सच ही बोला था। वो सच बोलने वाला बाहर हो गया टीम से, और जिन्होंने ओंगियां पोंगियां मारी उनके वो तगड़े थे, वो सारे खेल गए। बात वहां पे ये हुई थी कि हम यूनस को हटाना नहीं चाहते। यूनस सिर्फ उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो अगर हम पीसीबी के चेयरमैन या मैनेजर से बात करें तो शायद वो सेटल डाउन कर दें। अगर नहीं करेगा तो हम नहीं खेलेंगे इनकी कप्तानी में। तो ये हलफ लिया गया। तो जब पाकिस्तान वापस आए तो जब उन्होंने यूसुफ को टेस्ट का कप्तान बना दिया, शाहिद अफरीदी को वनडे का कप्तान बना दिया गया, वो सारे खेल रहे थे और हम बाहर, जिनका कोई कहने वाला नहीं था। वो हलफ भी खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो। जब हमने बात की फोन पे कि जी आप तो कह रहे थे कि जी अगर हम में से कोई भी नहीं खेलेगा तो कोई नहीं खेलेगा आज आपको कप्तानी में, तो जवाब ये आया कि नहीं टाइम आने दें, फिर आपको सबको बताएंगे, टाइम आने दें फिर ले आएंगे, सबको ले आएंगे। लेकिन इस तरह उसके बाद मेरा कैरियर। अच्छा, आपने मुख्तलिफ कप्तानों की अंडर खेला, सबसे बेहतर कप्तान किसको पाया आपने? सबसे बेहतर कप्तान और एज अ कप्तान सबसे बेहतर इंसान? आई थिंक मैं खेला हूँ यूनस की कप्तानी में भी खेला हूँ, वकार यूनस आपकी कप्तानी में भी खेला हूँ, मलिक की भी खेला हूँ, और राशिद भाई की कप्तानी में भी खेला हूँ, और रिंगजी भाई की कप्तानी में भी खेला हूँ। तो मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। राशिद भाई बहुत अच्छे कप्तान थे, क्योंकि मेरा पहले जब डेब्यू है वो मेरे कप्तान थे, तो उन्होंने बड़ा हौसला दिया। मुझे याद है मैं जब पहले 3 से 4 बॉल करवाए, मुझे तो इस तरह लग रहा था जैसे मेरे पाँव ही नहीं है जमीन पर, नहीं लग रहा। प्रेशर इतना होता ना, क्राउड होता, शारजाह में मैच था। तो उन्होंने मेरे पास आके मुझे ना शाबाश दी और उसने कहा राना समझ लो तुम डोमेस्टिक खेल रहे हो, सामने लाइट बैंक की टीम खेल रही हो और तुम वापस। अच्छा, तो बड़ा हौसला आ जाता। तो वो एक इस लिहाज से वो भी अच्छे थे। लेकिन जब मैं इन सारे कप्तानों के साथ खेला और उसके बाद जब इंजमाम भाई की कप्तानी में खेला, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा कंफर्टेबल रखा और उनको काम लेना आता था हर इंसान से, मतलब बॉलर से, हर समी से बड़ा। उन्होंने समी को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, शुएब अख्तर को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, मुझे बड़ा अच्छा किया और बड़ा अच्छा तरीके से चलाया। उनको पता था कि मैं राना से क्या काम करवा सकता हूँ, इससे ये कितनी इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर रह के मैं कितना इससे ले सकता, और उनको वो मोटिवेट बड़ा करते थे। अगर कोई मार पड़ भी जाती थी ना ऐसे बॉलर, तो वो कमरे में आके भी शाबाश देते थे और हौसला देते थे, कोई बात। अच्छा नवीद भाई, फिक्सिंग के पाकिस्तान टीम में ज़्यादा इश्यूज रहे, कुछ लोग गए भी टीम के अंदर से, आपको भी कभी कोई ऑफर हुई? नहीं, देखिए किसी के वाय से मैं आज बात करूँ तो खेल लिया ना, उस वक्त तो नहीं करते क्योंकि हम लोग खेल रहे होते तो बदनामी होती है। जी जी बिल्कुल। कि किसी ने हमारे साथ बात की, तो किसी के वाय से, जैसे नॉन क्रिकेटर कोई बंदा था मोहल्ले का, उसने ऐसे अप्रोच करवा दी किसी दोस्त से कि यार अगर ऐसे कर लो, तो फिर मैंने उसको अच्छी खासी सुनाई। मैंने कहा मैं वो बंदा हूँ जिसके पास टूटे हुए शूज थे, आज अल्लाह ने मुझे सारा कुछ, आज अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद आपने बात नहीं करनी। वो भी मेरे उस्तादों की वजह से जिसको मैं ये जवाब दे रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की और बाकायदा उन्होंने मुझसे माजरत की। लेकिन ये बात मैंने किसी से नहीं की क्योंकि वो उधर ही घर की बात ही घर में तो। और देखिए मैं ऐसा बंदा हूँ, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो मैं कोई बड़ाई नहीं बयान कर रहा अपनी, तो बस तक कानों का लगा कर। मैं वो वाहद बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। आपको याद होगा 2004 में ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मेरे वाले साहब फौत हो चुके थे। उस टूर पे शुएब अख्तर और समी इंजर्ड हुए, तो बॉलर ही नहीं था हमारे पास कोई। उसी दौरान आमिर सोहेल साहब के वालिद साहब फौत हुए एक दिन पहले, दूसरे दिन यूनुस खान के वालिद साहब, तीसरे दिन मेरे। वो यूनुस खान भी चले गए और आमिर सोहेल भाई भी आ गए, उनको फ्लाइट मिल गई, वो वापस आ गए। मैं बदकिस्मत भी समझता हूँ अपने को और खुशकिस्मती भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक बेहतरी होती है। मुझे फ़्लाइट ही नहीं मिली, मुझे फ़्लाइट मिली थी 3 से 4 दिन, मैं नहीं आ सका। उसमें ये था कि वहाँ पे भी मैं क्रेडिट दूंगा इंजमाम भाई को। वो मेरे कमरे में आए, मेरी वालदा का नंबर लिया और उनसे अफसोस किया और मेरी भी बात कराई, और फिर उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमें ना इसकी राना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक चाचा जी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अभी ऐसा टूर है हमारा और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है कि हम लोग इसको रिलीज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक सानिया ऐसा हो गया था हम रोक भी नहीं सकते। तो उस वक्त मेरी वालदा ने जवाब दिया कि जब मेरे वाले साहब फोत हो रहे थे, मतलब फोत हुए, तो उनसे पहले उनका ये बयान था कि मेरे बेटे को ना बताया जाए और वो उसको कोशिश करना कि वो टूर छोड़ के ना आए। उसको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और मैं चाहता हूँ कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो के आए। बस ये उनके अल्फाज थे, ये मेरी वालदा के अल्फाज थे। उसके बाद जब
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब लेट जो भी फोत हो चुके हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ पे, उन्होंने तीमारदारी मतलब पूछा मेरे वाले साहब के बारे में, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात की कि मुल्क का प्रेसिडेंट इतनी बात कर रहा है। फिर मेरी वालदा ने मेरे साथ जब बात की कि बेटा ये आप समझ लो जहाद पे आए हुए, ये पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आए, तो आपके वालिद साहब का भी यही ख्वाहिश थी कि उसको ना बताया जाए, लेकिन वो लोगों ने बता दिया या पता चल गया आपको, अगर तो आप आ सकते हो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आ सकते तो मेरा बेटा क्रिकेट खेलो। बड़ी जान मारी। उस वक्त हम मेलबर्न से पता नहीं कौन से शहर में, कैनबरा में थे, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से फ़्लाइटें मिल नहीं थी, लेकिन वो 4-4 दिन के बाद की। तो खैर वो मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने यहाँ तक भी पाकिस्तान के लिए किया। तो जो बंदा पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर सकता, तो अल्लाह माफ़ी दे, मैच फिक्सिंग के लिए तो लानत भेजे इस चीज़। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, एक टाइम था मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह ने हर चीज़ दे दी। अच्छा, आसिफ और आमिर के बारे में, क्योंकि वो तो आपको पता है फिर मैच फिक्सिंग से उनका जो इशू हुआ, सलमान बट थे, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा टैलेंट ज़ाया किया पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल जी। फिक्सिंग से चलो जो एक इशू था वो तो हो गया। मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा मोहम्मद आसिफ, नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर था, उसको रिकमेंड करने वाले ही हम लोग, मैं और मोहम्मद यूसुफ, क्रेडिट जाता है उनको कि जब इंजी भाई ने हमसे पूछा कोई फास्ट बॉलर है पाकिस्तान में, तो हमने उसका नाम लिया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया टूर के साथ भी हम लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे उसको सिडनी टेस्ट में मार पड़ गई, तो इंजी भाई ने कहा मैं आज के बाद आप दोनों से कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि कोई प्लेयर रिकमेंड करे। लेकिन फिर भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि इंजी भाई ये बहुत अच्छा बॉलर है, मार पड़ गई, बड़ी टीम है, कोई भी नहीं, सबको पड़ी है वहाँ पे। आपको याद होगा रिकी पॉन्टिंग में डबल सेंचुरी की थी, तो हमारा मौक़िफ़ यही था। लेकिन इंजी भाई बस वो आपको पता है क्या चाह रहे थे कि ऐसा बॉलर हो जो जाते ही आउट कर दो। कोई भी इंटरनेशनल कोई खेल रहा हो पहला मैच तो उसके लिए प्रेशर होता है, मुश्किल होता है। लेकिन वो जब वापस आए, तो जब श्रीलंका में उसने इंडिया के खिलाफ होम सीरीज में बड़े आउट किए, तो तब इंजी भाई को जब हमने फिर फ़ख्र से कहते थे देखे कैसा बॉलर दिया आपको, तो वो मैं समझता उसकी बदकिस्मती, अल्लाह ताला ने उसको एक टैलेंट दिया हुआ था, अलग ही टैलेंट जो दुनिया में किसी के पास नहीं, नया बॉल करने वाला, वन ऑफ द बेस्ट, और अपनी टांग पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मोहम्मद आमिर बहुत ज़बरदस्त बॉलर था अपनी उस टाइम पे, इतनी यंग एज में इतना तगड़ा बॉलर। वसीम भाई के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई देखा होगा, लेकिन उसने भी उसकी भी बदकिस्मती। और सलमान बट जो हमारे उस वक्त रन्स कर रहे थे, बेस्ट प्लेयर थे, कैरियर तबाह, उन्होंने भी अपना कैरियर। अच्छा, मोहम्मद आमिर के बारे में, बाकी दो तो चले सीनियर थे, तो आपको लगता है, आपकी ज़ाती क्या राय है कि जब सज़ा पूरी कर ली तो वापस टीम में आना चाहिए था या नहीं? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे कलीग बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का एक दफ़ा नाम ख़राब कर देता है, उसको वो चाहे जितनी मर्जी माफ़िया मांग ले, उसको दोबारा मेरा नहीं ख्याल कोई हक देना चाहिए कि वो दोबारा पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान का नाम बदनाम करे। तो आई थिंक मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर कोई बंदा ऐसा गिल्टी है, वो टीम के नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ? मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती जो है ना, इमरान नज़ीर और शुएब मलिक के साथ। अच्छा। इमरान नज़ीर के साथ इस तरह के, क्यों मैं हम लोग इकट्ठे अंडर 19 खेले हुए हैं और एक ही रीजन से, सियालकोट से। और सियालकोट से मलिक के साथ इस तरह है कि क्योंकि हम लोग सियालकोट रीजन से खेलते थे, वो कप्तान थे हमारे 8 साल हम लोगों ने, आपको पता है, लगातार हमने T20 फैसल पे T20 जीता, और बस इनके साथ ज़्यादा थी, कहीं आना जाना था या कहीं टूर पे भी होते तो हम तीनों ज्यादा। अच्छा, टीम का माहौल उस वक्त कैसा था जब आप थे? उस वक्त टीम का माहौल ठीक हो चुका था या अभी वो बहुत जबरदस्त पार्टीज वाला? नहीं, उस वक्त बहुत जबरदस्त माहौल था, क्योंकि काफी प्लेयर्स जो है वो दीन की तरफ आ चुके थे, क्योंकि हम लोग सुबह सईद भाई आ चुके थे, तो उनके बाद वो पूरे इंजी भाई, मुश्ताक अहमद, सकलैन भाई, ये सारे तकरीबन दीन की तरफ आ गए थे। यूसुफ भी, यूहाना से मोहम्मद यूसुफ हो गए, उन्होंने भी कन्वर्ट हो गए। तो वो उस वक्त बड़ा अच्छा माहौल था। हम लोग इकट्ठे बैठ के ताश भी खेलते थे, रंग जो आप नहीं खेलते, वो टाइम पास करने के लिए हम लोग फिर वो कलर खेलते। तब वो माहौल बदल चुका था, जो क्लबिंग वाला, रात को निकल जाना और इस तरह। वो कुछ प्लेयर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो एक तो शुएब भाई का इशू रहता था। शुएब भाई ऑलवेज, आपको पता है, वो तो अपने मिजाज, बाकी वो अपने मिजाज के थे, बाकी अच्छे प्लेयर थे सारे तकरीबन ऑलमोस्ट। और बड़ा अच्छा। शुएब अख्तर के साथ कैसी दोस्ती थी आपकी? शुएब भाई के साथ ठीक है, शुएब भाई बहुत ज़बरदस्त तगड़े। मैंने आपको बताया कि जब मेरा डेब्यू अंडर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो शुएब अख्तर भी खेला था। शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद और मेरा इकट्ठा डेब्यू हुआ था, आपको शायद याद हो, 96 में मुल्तान में वो वनडे मैच हुआ था। मेरी पहली विकेट मेरी निक नाइट पहली थी और दूसरी नासिर हुसैन, तो मुझे याद है अभी वो। तो उस वक्त इसकी इतनी पेस नहीं थी, लेकिन एकदम फिर एक साल इसने बड़ी ट्रेनिंग की, बड़ी हार्ड वर्किंग की, तगड़ा होके आया और दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन गया। उसके साथ हंसी मजाक काफ़ी रहती थी, उसको मैं छेड़ता काफ़ी था, क्योंकि वो माशाल्लाह
हर मैच से पहले कभी कमर में दर्द, कभी टांग में दर्द। और लेकिन बड़ी बात है कि उनके दोनों घुटने खराब और पाँव फ्लैट होने की वजह से बड़ी क्रिकेट खेले हैं वो। उनको मैं वो तो दाद देता हूँ कि कोई- इतना दुनिया का तेजरीन बॉलर और फ्लैट फुटेड, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग था। और सबसे हम्बल कौन था कॉमेडी टीम के अंदर? बिल्कुल सादा सादा मिजाज और बहुत डाउन टू अर्थ। सबसे ज्यादा जो था ना यूनुस, अच्छा, यूनुस जो है उसका यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा कि बिल्कुल, और जितने भी लेकिन फिर जूनियर उन्हीं पे हलफ क्यों ले वो रहे थे? इसलिए कि जब वो कप्तान बनते थे ना जी जी, वो डिफरेंट हो जाते थे। अच्छा जैसे अभी मैं आपके साथ बड़ा फ्रैंक हूँ ना, जी, आप जी, मेरे साथ बड़े जी, जी, फ्रैंक हैं। जी, जब जी। मैं किसी सीट पे चला तो मैं आपको कहूँगा पता नहीं कौन थे आप अच्छा, जिन्होंने अच्छा, मेरा, वो थोड़ा सा ना ऐसे हो जाते थे वो। हालांकि मैंने मेरे साथ सारी क्रिकेट एमसीबी में हम इकट्ठे खेले हुए हैं, बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो मैंने भी लहदा उनको बोला कि यूनुस भाई, कह रहे नहीं यार राना भाई, जब आपको पता है जब टीम के कप्तान बने तो फिर अगर सबके साथ फ्री रहे तो फिर वो परफॉर्म नहीं करते। और अभी राब्ता है आपका यूनुस भाई हाँ से? जी, मेरी होती रहती है अच्छा, बात। और कौन से ऐसे पुराने क्रिकेटर हैं जो आज भी दोस्त हैं, इकट्ठे आप बैठ अभी रिसेंटली हम लोग MSL जो खेली थी अभी जी, 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 जी। इधर पिंडी में हुई जी, है, जी। उसमें पुराने सारे अरशद खान और अफरीदी हो गया, रियाज अफरीदी हो गया, इंजी भाई, हफीज, बिस्बा, मुश्ताक भाई, ये सारे थे, जी, जी। मोहम्मद अकरम, जी जी, इनके साथ होती रहती, फोन पे भी बात होती रहती। कभी इस तरह के इवेंट में इकट्ठे होते तो गपशप लगाते, क्योंकि सारे कोई इंग्लैंड रहता है, कोई और ज़ाहिर पाकिस्तान में हर रहता है, बंदा तो अपनी वो मसरूफियत कभी में। कभी अच्छा, शाहिद भाई की आपने बात की, शाहिद अफरीदी वाली, तो वो सवाल तो ज़ाहिर आपसे साथ ही करते हैं। वो जो बॉल वाली वो इस तरह हुआ था, पीछे तस्वीर में आप ही आ रहे हैं। वो उसी मैच में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें वो टॉस का मसला हुआ था, तो यूसुफ को आपको पता चल गया था कि शाहिद भाई ये कर रहे हैं, या आपने उनको इशारा किया कि यार बेसिकली ना करो? उधर से कैमरा मोहम्मद लगाओ। आसिफ बॉल कर रहे थे, जी, इधर जी, से मैं कर रहा था। जी जी तो शाहिद भाई ने बॉल उधर से ही चबाना शुरू कर दिया, तो स्क्रीन में आना शुरू हो गया। जी, जी। तो जब वो मेरे पास आए बॉल लेके, तो मैंने कहा शाहिद भाई ना करें, स्क्रीन में आ रहे हैं और दूसरा वैसे रिवर्स हो रहा है, जरूरत नहीं है इसकी। जी, जी। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं चाह रहा हूँ कि हम मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया में कभी मैच नहीं जीते, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप टीवी में आ रहे हो, वो नजर आ रहा है, आप कैमरे लगे हुए हैं। तो उन्होंने उस टाइम उनको पता ही नहीं चला। तो जब वो दोबारा आ रहे थे तो मैं पीछे इसलिए स्माइल कर रहा था क्योंकि सामने स्क्रीन लगी हुई थी बहुत बड़ी, उसमें दोनों हम आ रहे थे। अच्छा, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मतलब हंसी निकली वहाँ और से भी मैंने कहा निकल कि गई भाईजान यार, नजर पकड़े आ गए रहे हैं। तो शाहिद भाई ने मुझे कहा कि राणा साहब अब क्या होगा? मैं कह रहा शाहिद भाई जुर्माना होगा और क्या होगा, और आप लोगों को 1-2 मैच की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। तो कह रहा यार मैं आप लोगों के लिए कर रहा, तो बस उस वक्त हो गया एक्सीडेंट। तो वक्ती तौर पे फायदा हो गया कोई? नहीं, बॉल कोई को फायदा नहीं, कोई मैं विकेट तो हार शिकट गए नहीं? थे, मैं तो हार गए थे, अच्छा, उसका फायदा भी नहीं हो सका और मैच हार गए थे वो जो है यानी एक मसला भी बन जी। गया। तो बाद में कभी हुआ शायद भाई बड़ी ने दफा कहा अभी कि भी यार- बात हुई, जिक्र होता रहता तो है, हंसते हैं या तो मैं कहते हैं यार अक्सर गलत बैठे किया? यही बात करता हूँ। वो कह रहे हैं शाहिद भाई ने क्यों किया, मैंने कहा उनको भूख लग रही थी। अच्छा वो मजाक ही करना जी ना। जी जी जी। तो बाकी वो हो गया, वो एक्सीडेंटली हो गया, उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि चलो थोड़ा सीधा रिवर्स हो, शायद यॉर्कर लगे, इन स्विंग आउट हो जाए तो जीत जाए हम लोग। तो शाहिद अफरीदी जिस तरह कैमरे पे और जिस तरह बाकी दोस्तों के साथ नजर आते हैं, वाकई ऐसे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं और एक दूसरे को छेड़ने वाले, शरारतें करने वाले? नहीं, या- जब कलीग्स के साथ अपने बैठे होते हैं तो सब तो बड़े शुक्रिया और मजाया है, मजाक भी करते हैं। तो बाकी जब आपको पता कि अब अपनी फील्ड के बंदे ना हो उनके साथ, तो फिर थोड़ा सा हाँ, वो तो दायरा बनता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज्जत दी हुई है और नो डाउट, आइकॉन है कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं। तो इसलिए शक नहीं इसमें। एज ए फ्रेंड, एज ए कोलीग हम तो यही करेंगे कि उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब जरा आते हैं, पिछली सारी बातें हो गई, अब आज के दौर की नई बातें शुरू करते हैं। PSL और IPL को आप कैसे कंपेयर करते हैं? किसको बेहतर समझते आई हैं? थिंक IPL बेहतर है हमारे से, पाकिस्तान से, लेकिन हम लोग PSL जो है वो सेकंड हाईएस्ट ब्रांड है इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से। और अगर हम लोग हमारे पास स्पॉन्सरशिप और अच्छी आ जाए तो हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। और बड़े दुनिया के जो प्लेयर हैं उनको बड़ी अमाउंट दे के जैसे IPL में देते हैं, और आपको पता बहुत बड़ी मार्केट है, वो मार्केटिंग है और बड़े स्पॉन्सर्स हैं, आबादी के लिहाज से हमसे बहुत 10-20 गुना ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो हैं, तो PSL में उनको- आप कौन सी टीम को बेहतर समझ रहे हैं? किसको ज्यादा अच्छा समझते I हैं, think ज्यादा अच्छा देखते हैं? आई थिंक इस दफ़ा काफ़ी नए प्लेयर्स भी आए हुए हैं, तो वही दो तीन टीमें जिनको हम लोग हाई रेटेड करते हैं, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लाहौर कलंदर है। इस दफ़ा लाहौर कलंदर ने भी अच्छी टीम बनाई है, अच्छे प्लेयर्स रखे हुए हैं। तो ये 3 टीमें हैं जो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी मुल्तान सुल्तान भी अच्छी है, बुरी नहीं है। जो जिस दिन अच्छा खेले वो, या जिसका मोमेंटम अच्छा बन जाए T20 में, आपको पता है क्रिकेट फॉर्मेट जो शॉर्ट है फॉर्मेट क्रिकेट आई हुई है T20 या T10, उसमें जिसका मोमेंटम बन जाए, जो एक मोमेंटम बनने की बात होती है, तो जब टीम जीतना शुरू हो जाती है तो फिर उनका मोराल जो है वो हाई हो जाता है, वो चाहे कोई भी हो।
अच्छा, आपने तो क्योंकि पहले आपके दौर में हुआ जिस तरह जूनस भाई और उससे, तो आपको लगता है कि आज भी ये सिलसिला उसी तरह है बाबर नहीं, आजम के बारे में? आई डोंट थिंक सो क्योंकि नहीं, ये देखें, बाबर आजम को हम लोग एज ए क्रिकेटर जो है ना वो बहुत हाई रेटेड करते हैं, क्योंकि उसने परफॉर्म किया तीनों फॉर्मेट के लिए, वो एज ए कैप्टन हम लोग बिल्कुल सारे क्रिकेटर उसके अगेंस्ट हैं। अच्छा, उसको नहीं आती, इतनी अच्छी कप्तानी नहीं आती, लेकिन अब उसने 2-3 साल कर ली हुई है। अगर अब हम उठाएंगे, उसको हटा देंगे ना, तो उसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ भी ज्यादती होगी। हमारे पास तैयार हो रहा है, बेहतर हो क्योंकि अब वो काफी बेहतर हो गया। अब जब वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया है, अगर हम उसको एकदम इग्नोर करते हटा देते हैं तो उसकी अपनी जाती परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, पहले तो बनाना ही चाहिए था, क्योंकि उसको सब रेट करते हैं। इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा था कि इसको इतनी अच्छी कप्तानी नहीं आती। बट अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है, जब वो उसको सीखने का टाइम आया, तो हम सब मीडिया पे भी उसके खिलाफ हो गए सारा। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है वो वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप अभी को नया कप्तान लेके उसको भी तैयार करने में 2-3 साल उसको भी देने पड़ेंगे। तो वो इसलिए आई थिंक कि मेरे जाती मशवरा यही है और जाती ख्याल ये है कि उसको नहीं हटाना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान के लिए और अच्छा खेले और परफॉर्म करे। देखिए ना, अकेला बंदा वन मैन शो है, अगर उसके साथ 2-3 बंदे और इस तरह की परफॉर्मेंस करें तो हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम बन सकती है और हम लोग टॉप पे आ सकते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी डेफिनेटली, और जितने भी उनके जो थिंक टैंक है वो भी सोच रहे होंगे कि इसको हमने किस तरह ऊपर लेके जाना। तो वो डेफिनेटली जो हमारे पास स्टाफ होता है, वर्किंग स्टाफ होता है, तो वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको कंटिन्यू करना चाहिए। करंट जो बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम में, मैं यंग बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें सबसे अच्छा आप किसको? आई थिंक सबसे अच्छा जो है नसीम शाह, उसने बड़ा इंप्रूव किया। अच्छा, क्योंकि आपको देखे ना, शहीन शाह अफरीदी जब इंजर्ड हुआ है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, लेकिन उसने अपने आप को डेवलप बड़ा किया है ना, जैसे, और उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस एज में लग रहा होता है। देखिए वही बात आ गई ना, कप्तान अगर आपको कॉन्फिडेंस देगा तो आपका यहाँ से परफॉर्मेंस वहां तक आ जाता है। तो उसको उन्होंने हर जगह पे खिलाया, T20 में भी, टेस्ट में भी, वनडे में भी। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप उसको जब मोटिवेट कर रहे हो, जब उसको बैक कर रहा है कोई भी कप्तान या मैनेजमेंट, वो डेफिनेटली प्लेयर बन जाएगा। इसी तरह हमें बैटिंग में असद जो शफीक है, अब्दुल्ला शफीक, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट, क्लास आफ्टर बाबर आजम। मैं समझता हूँ कि उसको हाई रेटेड करना चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए तीनों फॉर्मेट में। वो बहुत अच्छा सासा है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह फास्ट बॉलर्स में भी नसीम शाह है, हुसनैन है, धानी हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, और बहुत सारे पीछे भी जो PSL में परफॉर्म करते हैं। हमारे पास 8 से 10 बॉलर की लॉट है कि जिसको हम लोग, लेकिन हमारी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, रोटेट करके खिलाना पड़ेगा इनको। जैसे तीनों फॉर्मेट में है ना, अगर कोई तगड़ा बॉलर है तो इनको टेस्ट में रहना चाहिए, वनडे का वनडे में, T20 का T20, फिर हम सर्वाइव कर सकते हैं और फिर हम लोग टॉप कर सकते हैं। अभी आप इंडिया की रिसेंटली टीम देख लें कि उनके पास एक 150 प्लस और 150 प्लस बॉल करने वाले 2 से 3 बॉलर हैं। जैसे तीनों मेरे ख्याल मुसलमान ही हैं, शामी हैं और उमरान, एक लड़का इमरान कुछ आया हुआ है, इमरान है, और 1-2 लड़के हैं, सिराज है। तो उनको आइडिया होगा कि हमारी बैटिंग बहुत तगड़ी है, अगर 3 बॉलर 140-50 के ऊपर डालने वाले होंगे तो दूसरी टीम तो डेफिनेटली कोशिश करेगी ना, एक को सर्वाइव कर लें, दूसरे को सर्वाइव कर लें। तो उसमें फिर बड़ा फर्क पड़ता है। स्पेशलिस्ट बॉलर क्यों कहा जाता है किसी को भी, तो अगर वो स्पेशलिस्ट है या पेस अच्छा है उसका, जैसे शुएब अख्तर है, वो डराते थे दूसरे एंड से हम लोग आउट कर लेते थे, क्योंकि वो हमें मारने जाते थे, स्विंग होता था या अल्लाह की हेल्प भी होती थी हमारे साथ, ये हमारी कोई बहादुरी नहीं। लेकिन क्या था, वो टीम के लिए वो दूसरी साइड से 150 प्लस बॉल डालता था, उधर से हम लोग 140 या 135 डाल देते थे, तो हमें विकेट मिल जाती थी। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी ना हमारी मैनेजमेंट को, कि अगर ऐसे हमारे पास 2-3 तगड़े बॉलर हैं तो उनको उसी फॉर्मेट में डाला जाए जिसके लिए वो केपेबल है। तो आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी जो अनफिट हो रहे हैं, इसमें यही गलती है? बिल्कुल, मैं 2 सालों से यही तो शोर मचा रहा हूँ, चैनल्स पे बैठ के भी दोस्तों के साथ भी बातें यही करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो सुपर फिट था उस वक्त, तो उसको सारे फॉर्मेट में डाला जा रहा है। तो जिस दिन ये खुदा ना खासा इंजर्ड हुआ है, तो ये बड़ा लंबा इंजर्ड होगा, क्योंकि इंसान की बॉडी है, इसको रेस्ट चाहिए होता है। तो फिर आप काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हो, फिर आप सारी दुनिया की लीग्स क्रिकेट भी खेल रहे हो, फिर आप अपनी PSL भी खेल रहे हो, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हो, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हो। तो एज ए फास्ट बॉलर हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है साल में 1-2 महीने के लिए, तो वो उसको नहीं दिया गया। उसकी वजह से हम लोग ये नुकसान, हमारा पिछला वर्ल्ड कप भी हम लोग हार गए, तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, हमारा जो मेडिकल पैनल है उसको भी सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को।
सोचना चाहिए कि जो बॉलर अभी नसीम शाह है कि इसके ऊपर रोटेट करके खिलाएं, ये ना हो कि इसके ऊपर भी इसको सारे क्रिकेट खिला के इसका भी सत्यानाश कर दें, उसके बाद हमारे पास बैकअप ही ना हो, पीछे कोई इतना तगड़ा बॉलर ही ना। तो मैं तो हमेशा यही रेट करता था कि शाहिन शाह अफरीदी अगर उस वक्त थोड़ा रेस्ट करके या रोटेट करके मैच सिलेक्टेड मैच खिलाते तो आज ये नौबत ना आती। तो आपके ख्याल में इस तरह परमिशन दे देनी चाहिए इस तरह के बॉलर को? इसमें सारी गलती बॉलर की तो नहीं है, अगर मैनेजमेंट ही कंट्रोल कर रहे हैं, एनओसी नहीं दे जी आप नहीं खेल सकते, कोई लीग नहीं खेल सकते। नहीं देखिए, इन्होंने किया है 2 साल से, 1 साल से कर दिया लास्ट ईयर से कि 3 साल में 3 लीग्स के अलावा आप चौथी लीग्स नहीं खेल सकते विदाउट परमिशन। 3 के लिए आपको एनओसी दी जाएगी, उसके अलावा नहीं खेल सकते। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लैंड में जब आप काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हो ना, हमारे बॉलर सीखते ही काउंटी से, जैसे नसीम शाह जब काउंटी खेला तो उसको थोड़ा सा अवेयरनेस होगी नया बॉल कैसे करते हैं। मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं, अब्बास काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, पेस नहीं है लेकिन उसकी लाइन लेंथ स्विंग छोटा सा स्विंग करता है, लेकिन वो अब तो पीछे जा चुका है काफ़ी, क्योंकि पेस नहीं है, थोड़ी क्रिकेट जो है मॉडर्न और तेज़ हो गई है। तो इस तरह डेवलप कर सकते हैं हम लोग काउंटी क्रिकेट ला के। लीग्स में मैं समझता हूँ कि 4 ओवर करने होते हैं, काउंटी में अगर आप 4 डे क्रिकेट खेलते हो तो लंबे ओवर करें, तो वहाँ पे आपको एक तो कंडीशन से आप वाकिफ हो जाते हैं, दूसरा आपको बॉल करना आ जाता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्रिकेट काउंटी खेलें, जब हम हमारे दौर में हम ज़्यादा काउंटी को प्रेफर करते थे बजाय कि किसी लीग क्रिकेट को, T20। अच्छा, बैट्समैन और बॉलर, जिस तरह शाहिन अफरीदी की हमने बात की है कि वो एज अ फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा खेल रहा था इसलिए अनफिट हो गया, अगर एक बैट्समैन भी उतना ही खेले तो क्या वो अनफिट हो जाएगा या फास्ट बॉलर को ज्यादा रेस्ट नहीं, बैट्समैन बराबर चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि बैट्समैन को इतना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैट्समैन को भागना नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड, बिल्कुल, क्योंकि बॉलिंग के जो है ना मसल्स वो डिफरेंट होते हैं, बैटिंग के डिफरेंट होते हैं। तो मैं नहीं समझता, आपने बहुत कम देखा होगा सचिन को 1-2 दफा टेनिस एल्बो हुई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिकेट करता है। तो ये किसी को भी हो सकती है, थ्रो से भी हो सकती है, या आप सो रहे हो तो बाजू नीचे रख तो उससे भी हो जाती है। तो ये कोई इतनी बड़ी मेजर इंजरी नहीं है। गरीब का बच्चा क्रिकेट में आ सकते हैं अभी, अगर बचपन से खेला हो तो बैट वगैरह या शूज वगैरह सर इतना महंगा हो गया कि किसी भी मतलब सफेद पोश बंदे के लिए बैट खरीदना बड़ा मुश्किल है। हल्के से हल्का बल्ला भी जो है 15 से 20 हज़ार रुपए का, आप शूज लेने चलने बाजार में 10,000 की। ये आप जो नेशनल टीम खेली उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नॉर्मल बैट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बैट 10 से 15 हज़ार रुपए का नॉर्मल, जो किसी मतलब उसमें नहीं आता। तो आप अच्छे की तरफ जाए तो 50 हज़ार रुपए का बैट है जो पाकिस्तान प्लेयर्स यूज करते हैं। ये 50,000 तक के बैट बिल्कुल, इससे भी कोई महंगे होते हैं? नहीं, इससे भी महंगे हैं, लाख 2-2 लाख के बल्ले हैं। अच्छा, मैं एक नॉर्मल बैट की बात कर रहा हूँ, जो आप डोमेस्टिक क्रिकेटर में जो क्रिकेट में क्रिकेटर खेल रहे हैं उसकी बात करो। इंटरनेशनल में तो बहुत महंगे होते हैं, 2-2, 3-3 लाख का बैट है। अच्छा, अभी टीम के अंदर 2 तरह से लोग आते हैं ना, मतलब पहले तो एक ही तरह से आते थे, मतलब आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अभी पीएसएल से डायरेक्ट भी आ जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? देखिए, पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आईपीएल है, उनके बड़े प्लेयर्स वहां से उन्होंने उठाए हैं, और हमारे भी 2-3 साल से जो है पीएसएल से काफी प्लेयर, हारिस रऊफ है, हारिस वो जो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, और बहुत सारे हैं, आजम खान है, मोइन खान के बेटे, थोड़ा हेल्दी जरूर है लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट है वो। अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करे तो वो भी पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फॉरेन परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। तो ये बड़ी, हमारे टाइम में इतना नहीं होता था, हमारे टाइम में डोमेस्टिक 2-3 साल खेल के आके खेलते थे कैंप में, फिर वापस भेज देते, नहीं जी अभी इसको और मैच्योर होने दो, अभी इसकी एज नहीं है, अभी छोटा है, या अभी इसको और मार खाने दो फर्स्ट क्लास के, वो बात चली गई। अब तो इतनी तेज क्रिकेट होगी, मॉडर्न होगी है, आप किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको पिक कर लेते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। तो आसान है आजकल खेलना, लेकिन आसान है, लेकिन बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। वो मतलब आसानी में आ जाता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, क्वालिटी कम हो गई। आजकल शादियां बड़ी हो रही हैं माशाल्लाह, हमारे क्रिकेटर्स की सबकी। तो आपने शरीक हुए किसी की शादी? नहीं, फिलहाल तो किसी की अपनी इंजी भाई की बेटी की शादी हुई है, उसके बाद मेरा ख्याल शादाब का निकाह हुआ है, शाहिन शाह अफरीदी का हुआ है कराची में, हारिस का हुआ है, और शान मसूद का हुआ है। तो बस मैं मुबारकबाद दे सकता हूँ, क्योंकि बुलाया तो किसी ने भी नहीं। तो क्या ये यंग के साथ आपका मतलब ज़ाहिर है आपका? नहीं, इनके साथ हमारा है नहीं, क्योंकि इनके साथ खेले नहीं, इनके साथ खेले नहीं, जिनके साथ खेले उनके साथ सही ताल्लुक है अभी। अच्छा, यंग में कोई ऐसा है जिसको आप समझते हो कि ये सीनियर्स के साथ खुद चाहता है कि मैं ताल्लुक बना के रखूं? कोई यंग क्रिकेटर मैं खेला नहीं हूँ किसी के साथ, ना मैंने किसी को अभी कोच किया है। तो मेरा ख्याल काफ़ी अपकमिंग बैट्समैन भी, बॉलर्स भी हैं जो आ रहे हैं छोटे, जो अभी इन्होंने पीएसएल जूनियर करवाई, उसमें से 6 से 7 बच्चे जो है अभी पीएसएल में भी हैं,
इमर्जिंग में उनको डाला गया, विच इज़ वेरी गुड कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला था अंडर-19 का और आपने वहाँ से परफॉर्मेंस किया, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ खेले। तो खेल के जब आप परफॉर्म करते हो तो फिर आप PSL का हिस्सा बनते हो, तो आप जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो सीनियर्स के साथ या अपने बड़े क्रिकेटर्स के साथ, तो डेफिनेटली आपके ताल्लुकात भी बनते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो आ रहे हैं अभी। आपका कभी कोई स्कैंडल बना था अपने दौर में? स्कैंडल कोई आ गया कि अखबार में खबर लगी हो? नहीं, कभी का फलां से ताल्लुक नहीं, हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं। फलां से, अच्छा कभी अच्छा आपके साथ तो क्योंकि नहीं हुआ। स्कैंडल आ नहीं सकता था ना, शादी पहले कर ली थी। पहले कर लेते हैं, अच्छा नहीं शादी के बाद भी कई लोगों के आए नहीं, हैं। बस नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आपके होते हुए जब आप टीम में थे कुछ लोगों के स्कैंडल्स आए, अब आप लोग उनके साथ रहे, ये मेरा सवाल आपका बाबर के हवाले से कि जब कोई स्कैंडल आता है तो क्या मेंटली बंदा बहुत डिस्टर्ब होता है, उसके परफॉर्मेंस इफेक्ट? देखिए जी, अगर तो वो प्लेयर तगड़ा है ना, मेंटली तगड़ा है, तो फिर जैसे बाबर आजम ने मेरा ख्याल वो एक आया था उसके ऊपर फेस, वो तो किसी खाते में तो वो लिखते किसी नहीं ना, खाते भी कहता वो अच्छा कोई परवाह नहीं भाई, देखें आप उसको जाने दो। क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, हम लोग कर रहे होते हैं या कोई क्रिकेटर कर रहा था, तो वो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेता है, नेगेटिव नहीं लेता। मतलब ठीक है जी, उनका काम है बात करना, वो करेंगे, हमारा काम है परफॉर्मेंस करना। हम अच्छा खेलेंगे तो हमें अच्छा कहेंगे, बुरा खेलेंगे तो बुरा कहेंगे, डेफिनेटली ये तो एक हिस्सा है जिंदगी का। तो मेरा ख्याल है कि वही बंदे कामयाब होते हैं जो इसको पॉजिटिव लें और अपना बिल्कुल फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे रखे, तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वैसे आपके दौर में जब आपने खेला तो सबसे रंगीन मिजाज कौन था? एक ही शुएब भाई। अच्छा शुएब भाई, बाकी सब ठीक थे? शुएब भाई लवली पर्सन इसलिए कहता हूँ कि मुझे याद है कि इंडिया में हम टूर कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे और सलमान भट्ट को कि चलो यार रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ना आज खाने के लिए बाहर लेके जाऊंगा। तो मैंने भट्ट की तरफ देखा, भट्ट ने मेरी तरफ देखा और कहा राज साहब इनके साथ चले जाएंगे लेकिन सुबह अखबार में खबर आएगी। अच्छा तो वो क्या किया उसने, मुझे याद है, मुझे अभी भी, तो उसने मुझे कहा कि तुम ना अपने कमरे में जाकर अपना मोबाइल और जो फोन का रिसीवर है वो नीचे रख दो अच्छा। और चुप करके छुप जाओ, जाना ही नहीं हमने, ये ना तो पकड़े जाएंगे। तो वही हुआ कि हम लोग नहीं गए और फिर सुबह गालियां दी गई, तुमने मुझे नीचे लॉबी में आधा पौना घंटा वेट करवाया, आए नहीं। तो हमने कहा वो ना हम भूल गए थे, लेकिन वो बंदा अच्छा, नाइस पर्सन, वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं। और सबसे शरीफ आदमी कौन था? भोला वाला, सबसे बिल्कुल शरीफ- सीधा साधा, उसे ना घूमने फिरने का शौक हो ना इधर, हमने क्रिकेट खेली कमरे में बैठ गया बस। मैं ही था, मैं खास, मैं अपने आप को इसलिए कहूंगा, अच्छा। मैं कभी बाहर निकला ही नहीं। अच्छा दोस्त ज्यादा मेरी होती थी, मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ आ गए, हम लोग भी कमरे में बैठ के कार्ड ही खेलते रहते थे क्योंकि बाहर कम जाना होता था। मेरे ख्याल 8 से 10 टूर किए उन्होंने इकट्ठे, मेरा नहीं ख्याल हम कभी बाहर गए, खाने के लिए चले जाते दोस्तों के साथ, अदरवाइज कभी ऐसे बाहर निकले नहीं कि डिस्को चले गए या बाहर, ऐसे जिंदगी में भी कभी किया। लास्ट आपने लीग कब खेली थी कोई? लास्ट मैंने 2010 में ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश। अच्छा उसके बाद से फिर उसके आपने बाद लीग्स या काउंटी उसके बाद मैं वगैरह कुछ वापस खेला? आके 1 साल खेला डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे ये कंसीडर नहीं कर रहे, आपको पता वो जो वाकया जी, हुआ जी, था जी। का, उसके बाद फिर मैंने रिटायरमेंट 2012 में मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी कि अब मैं किसी क्रिकेट में नजर नहीं तो आपको रिटायरमेंट के कुछ भी नहीं अमाउंट मिलता। पीसीबी से? कुछ भी नहीं मिलता। वो तो आया हुआ कि जी पता नहीं 2-3 करोड़ तो रिटायर नहीं, कुछ को जाता है कुछ किसी ऐसा। को कुछ नहीं मिलता। अच्छा वो शायद को 60 प्लस या 65 हाँ, प्लस उसको वो पेंशन लगा देते हैं 60 अच्छा, 50 वाले को इसकी पेंशन लग जाती है, जैसे अभी रमीज भाई की लगी है या जी, जी। इत्तेशामुद्दीन हमारे पुराने क्रिकेटर इमरान हैं, खान की भी काफी हैं, काफी जो क्रिकेटर ऐसे प्राइम जिनकी मिनिस्टर लगी वाले हुई है। और नहीं वैसे इस तरह का तो कुछ होना चाहिए, एक बंदा कंट्री देखिए जी, इंडिया में इंडियन क्रिकेटर, बिल्कुल इंडिया में आपको पता होगा कि उनके जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं उनकी उन्होंने पेंशन भी लगाई हुई है, वजीफे लगाए हुए हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए सर्व किया, तो उनका हक है। लेकिन इधर हमारे पाकिस्तान अभी 2-3 साल पहले शुरू हुआ है, तो कुछ क्रिकेटर्स को मिलने शुरू हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनके तो मेरे ख्याल एक स्पॉन्सर ही 10 क्रिकेटर्स 20 की ऐसे- पेंशन निकल आती होगी, कोई ऐसे कोई बड़ी चीज तो नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि देखें जुल्करनैन हैदर जो लड़का विकेट जी, कीपर जी, बीमार जी, हुआ था जी, पिछले जी। दिनों, तो बेचारा सोशल मीडिया पे भीख मांगने वाली बात ही है ना, बेचारा तंग था, तो उसने सब दोस्तों को अपील की कि मैं बीमार हूँ तो मेरी हेल्प की जाए, तो काफ़ी क्रिकेटर्स ने, दोस्तों ने उसकी हेल्प की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर क्रिकेटर को खेला है, पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, ज़ाहिर है उस दौर में स्टार इतना है, तो उसको उसकी हेल्प मिलता है, करनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बाद में थोड़ा सा कुछ उसको दिया था मेरे ख्याल लेकिन उसके उस पे ये बड़ा है कि जिनके साथ उसकी लड़ाई थी उमर अकमल कामरान ब्रदर्स के साथ। हाँ, साथ, उन्होंने भी अकमल हेल्प वो की। भी उसके घर में, बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेटर के लिए बहुत अच्छा है बड़ी कि कल बात को है। किसी के, अल्लाह ना करे, किसी के ऊपर हाँ। भी ऐसा टाइम आ सकता है, तो ये सारे क्रिकेटर्स को करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा और आपके दौर में फिक्सर कौन मशहूर था?
मशहूर कौन नहीं, था? कभी भी ऐसे मेरे अच्छा। सामने कभी ऐसी बात नहीं है, ऐसे फजूल कहना भी बुरी बात है। हाँ, बिल्कुल। मेरे जो सामने थे वो पकड़े गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो खेले क्रिकेटर वो नहीं, क्योंकि वो जो आमिर और ये तीनों थे ये 2010 में इंग्लैंड से शुरू हुए हुए थे। जी जी तो मैं 2010 के एंड पे 11 में, आपको याद 10 11 जी, जी, के बिल्कुल, बीच जी, में जी। ही इनको वो आखिरी टूर जो मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद ये फिर इनके ऊपर वो जो वो लग गया, सारा बैन वगैरह लग गया। ये मेरे साथ नहीं इतना खेला, आमिर मेरे साथ बहुत कम खेला है। आसिफ खेला थोड़ा सा, अच्छा क्योंकि मैंने उसने नया बॉल किया पाकिस्तान जी, के लिए, तो मैं प्राउड फील करता था कि दोनों हम लोग एक ही शहर से हम नया बॉल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बाकी बट अब वो किधर घूम है, कोई अता पता है? आई थिंक कि मोहम्मद आसिफ अमेरिका में है, 3-4 साल से उधर ही अच्छा, कोई- सेटल होने की कोशिश कर रहा है। बट साहब जो है उन्होंने ये गनी इंस्टीट्यूट है कोई DH फेज 6 में, और उसको मेरे ख्याल उसमें डायरेक्टर है, तो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है। और मोहम्मद आमिर का आपको पता लीग्स खेल वो रहे तो हैं। लीग्स वगैरह खेल के अपना गुजारा करेगा। विद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें यंग जनरेशन को खासतौर पे? और हाँ सॉरी, एक मेरा सवाल है इस पे, फिर उसी में आपका जवाब लेना चाहूँगा कि हमारे यहाँ होता ये है कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं, बहुत से लोग आते हैं इस चेयर पे बैठते हैं, लोग देख के समझते हैं कि शायद ये रातों रात स्टार बन गए होंगे। लोगों को ये स्ट्रगल का नहीं पता होता। हमारी यंग जनरेशन ये चाहती है कि यार रात को सोऊं, सुबह उठूं तो $1 मिलियन भी अकाउंट में हो, मर्सिडीज भी खड़ी हो, 6 गार्ड भी खड़े हों। देखें जी, बिल्कुल हमारे आजकल की जो जनरेशन है वो यही चाहती है कि बस शॉर्टकट, आज स्पाइक्स लें तो कल फास्ट बॉलर बन जाएं, और आज लगेज बैग लें क्रिकेट का, किट बैग लें तो बैट्समैन बन जाएं रातों रात। इस तरह नहीं होता। लेजेंड बनने के लिए, बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत दरकार है, और जिसकी मिसाल मैं हमेशा शुएब अख्तर की देता हूँ, दुनिया में भी अपनी भी, कि वो सुबह 5 बजे 4 बजे रोडों के ऊपर रनिंग कर रहा होता था, और मैं भी अक्सर दौड़ रहा होता, तो मैं देख रहा होता था कि यार ऐसे थोड़ी फास्ट बॉलर बन जाता है, या ऐसे थोड़ी लेजेंड बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक मिसाल और दूंगा आपको, संगाकारा की मिसाल दूंगा। मैं संगाकारा के साथ मास्टर क्रिकेट लीग खेल रहा था दुबई में, आपको याद होगा 4-5 साल पहले हुई, जिसमें मैंने हैट्रिक भी की थी, ब्रायन लारा को भी आउट किया था। तो वहाँ पे आपको आशीष बेगाई एक लड़का है, कनाडा की टीम से खेला हुआ है, विकेट कीपर था। तो उसने मुझे कहा राना भाई लेजेंड कैसे बनते हैं, ऐसे बैठे बैठे बस में उसने बात की। तो उतनी देर में हम लोग जहाँ से नेट प्रैक्टिस करके वापस गाड़ी में अपना अपना सामान रख के अपनी सीट पे बैठ गए थे। तो संगाकारा बाहर वो हमारी जितनी भी पानी की बोतल्स है ना, एम्प्टी खाली, वो उठा के डस्टबिन में रख रहा था, और रैपर्स जो बिस्किट के और चॉकलेट के वो उठा के ना वो डस्टबिन में फेंक रहा था, और सारी वहां से सफाई करके फिर वो बैग लेके आया। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे बनते हैं लेजेंड, कि ये ऐसे नहीं, बड़ा नाम ऐसे नहीं अल्लाह ताला किसी को दे देता। तो ये इस बंदे को देखो, हम गंद डाल के आए, हमें शर्म आनी चाहिए। तो वो बंदा लेजेंड है, और वो हमारा गंद उठा के बिन में फेंक के सफाई करके तो वापस आ रहा है सबसे आखिर में। तो उसने मेरे मुंह की तरफ देखा। तो ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं मिलती, ये बड़ी मेहनत दरकार होती है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, फिर जाके कोई बंदा स्टार बनता है या लेजेंड बनता है। तो मेरा यंग बच्चों के और यूथ के ये हमेशा यही मैसेज रहा है कि शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, अल्लाह ताला हमेशा फल देते हैं उसका, मेरा ईमान है। क्योंकि मैंने मेहनत की थी, 4-5 साल छोड़ा था, फिर अल्लाह ताला ने उसी मेहनत का मुझे दोबारा सिला भी दिया, और रायगा नहीं गई मेरी मेहनत। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। तो मेरा मैसेज यंग बच्चों के लिए यही है कि बेटा शॉर्टकट ना ढूंढें, हार्ड वर्क करें, और किसी को अपना एक रोल मॉडल बना के उसके ऊपर काम करें, और एक गोल सेट करें कि मैंने ये बनना है। तो बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है, और मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप साहब आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।